Hello students, our today's topic of discussion is motion of center of mass. तो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? देखो, जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो कैसे मूव करता है. जैसे कोई भी हमारे पास ये इर्रेगुलर बॉडी है, तो सपोज इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है. ठीक है, इस क्रॉस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है. तो सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर कैसा होता है? सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करता है या ऐसे बिहेव करता है कि बॉडी का सारा मास किस पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ मास पे. इसका बिहेवियर ऐसा है मोशन का. सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टडी करेंगे हम, और उसके बिहेवियर में क्या देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करता है कि बॉडी का सारा मास कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, और सभी के सभी एक्सटर्नल फोर्सेस ना, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सपोज दिस फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड एक्सटर्नल फोर्स, सारी के सारी एक्सटर्नल फोर्सेस किस पे लग रही हैं? सेंटर ऑफ मास पे लग रही हैं. ठीक है, तो मोशन ऑफ center of mass is such that motion of center of mass is such that as if whole mass of the body is present at center of mass. Okay, whole mass of the body is present at center of mass and all external forces are acting on it. ठीक है, हमने ये पॉइंट देखा, सेंटर ऑफ मास सी इज गिवन बॉडी में. ये सपोज कोई इरेगुलर बॉडी है किसी भी शेप की. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हैंगर ले लिया हमने. ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर लेमिना ले लिया या ट्राइंगुलर लेमिना ले लिया. ठीक है, तो कोई भी बॉडी है उसमें सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है या ऐसे मोशन करता है कि सभी के सभी पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ मास पे प्रेजेंट है, ऐसा वो बिहेवियर शो करता है. ठीक है, और सभी एक्सटर्नल फोर्सेस किस पे लग रही है? सेंटर ऑफ मास पे लग रही है. तो जो ये स्टेटमेंट लिखी है ना हमने, इसकी अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे. ठीक है, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे कि जब हम सेंटर ऑफ मास का मोशन देखेंगे ना, तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना आएगा? जितना पूरी बॉडी का मास है. ठीक है, और सेंटर ऑफ मास पे फोर्स कितनी लग रही है? जितनी एक्सटर्नल फोर्स पूरी बॉडी पे लग रही है, उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगेगी? सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सच दैट एज इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, जब हम इसका मोशन स्टडी करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना है? जितना पूरी बॉडी का मास है. और सेंटर ऑफ मास पे फोर्स कितनी लग रही है? जितनी पूरी बॉडी पे फोर्स लग रही है. ठीक है, तो यानी सेंटर ऑफ मास का मास जितना पूरी बॉडी का मास, और फोर्स कितनी लग रही है? जितनी पूरी बॉडी पे फोर्स लग रही है. तो इसका जो बिहेवियर है कैसा हो जाएगा? जैसा एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है सिंगल ऑब्जेक्ट का, वैसा ही बिहेवियर किसका होगा? सिंगल पॉइंट सेंटर ऑफ मास का. ठीक है, तो जो वर्डिंग्स में बोला है उसको मैथमेटिकली अब डिराइव करेंगे. ठीक है, तो टॉपिक इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने फर्स्ट वीडियो में. मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो थ्योरेटिकल थे, अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारी. ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे हम? देखो, अभी लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का. क्या था फॉर्मूला? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में होता है? देखो, पोजीशन वेक्टर अगर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा. मतलब
अगर बॉडी वन डायमेंशन में लाई कर रही है तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट होगा, प्लेन में लाई कर रही है तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स मीन्स कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, वैसे तो पर्टिकुलर एक्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वन डायमेंशन बॉडी है तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा या जी कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और अगर बॉडी प्लेन में है, ठीक है, प्लेन में है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, और स्पेस में है तो कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स वाई जी थ्री कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो m1 m2 m3 अगर मतलब ये क्या है इस फॉर्मूला में कि अगर m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द गिवन बॉडी, और r1 क्या है उसका पोजीशन वेक्टर, m2 क्या है मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, r2 सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। m1 m2 m3 जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सभी पार्टिकल्स के मासेस को अगर ऐड कर दोगे तो किसका मास आ जाएगा, पूरी कंप्लीट बॉडी का। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इन सबको मिला के ये कितने तक जाएगा, n जितने भी पार्टिकल्स हैं उतनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। सपोज 100 है तो 100 तक जाएगा, 200 है तो 200 तक जाएगा, ठीक है। बुक्स में n ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बुक्स में m ले रखा है तो क्या लिख दोगे, ये टर्म कहाँ तक जा रही है, mn rn तक, ठीक है, सही है। अब डिनोमिनेटर में क्या था, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो सभी ये क्या था डिनोमिनेटर में, सभी पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर दो। तो अगर सभी पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, व्हाट वी विल गेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m को ना इधर ले आते हैं, m इधर ले आओ, सही है। अगर सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा, ऑब्वियस है। अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन डिस्कस कर रहे हैं यानी वो मोशन में है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मतलब ये कोई भी गिवन बॉडी है, ठीक है, उसका ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। ये इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। इसको हमने किस में कोऑर्डिनेट्स में ले लो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में ले लो। तो ये r1 पोजीशन वेक्टर, और सॉरी ये थर्ड पार्टिकल है ना, तो r3 ले लो इसकी पोजीशन वेक्टर, ये r1 पोजीशन वेक्टर, सही है। और ये किसकी पोजीशन वेक्टर आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, सही है। तो अगर ये बॉडी मोशन में है, मोशन में होने की वजह से क्या चीज़ चेंज होगी, सभी के पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे। सभी मतलब ये बॉडी पहले इस पोजीशन पे थी, फिर कुछ टाइम बाद सपोज इस पोजीशन पे आ गए, है ना। तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में देख रहे थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो m1 का पोजीशन वेक्टर पहले कितना था, r1 वेक्टर, ये y कोऑर्डिनेट है सपोज, ठीक है। m1 का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया, r1। अब ये बॉडी उठ के सपोज यहाँ चली गई तो m1 पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो ऑब्वियस है अब पोजीशन वेक्टर m1 का क्या होगा, चेंज हो गया ना, r1 डैश हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिर कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। अगर m1 के कोऑर्डिनेट्स पहले सपोज x1 y1 थे, और अब क्या हो जाएंगे सपोज, या xy कोऑर्डिनेट्स ले लो और बाद में कितने हो गए, x1 y1 ले लिए। समझ आया या नहीं। अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक है। r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। अब ये बॉडी उठ के अगर यहाँ चली गई है तो इसका न्यू पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, r1 डैश हो जाएगा, सही है। अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स m1 के xy थे तो बाद में चेंज हो गए, सपोज कितने हो गए, x1 y1 हो गए, सही है। तो इसी तरह से बाकी पार्टिकल्स के साथ होगा। तो हमने ये एज्यूम किया है कि ये बॉडी मोशन में है, मोशन में होने की वजह से इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो चेंज को हम किससे शो करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें, पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आए, जो लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी वहाँ से आए, ठीक है। सो मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। मतलब किसी सिस्टम में हम देख रहे थे पहले बॉडी यहाँ थी, अब बॉडी यहाँ है, अब उसका पहले सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ था C1 पॉइंट पे,
अब सेंटर ऑफ मास किधर बॉडी के चेंज होने से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था RCOM, अब सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सपोज यहाँ पहुँच गया तो R-COM ले लिया, चेंज कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो बॉडी के मोशन में होने से टाइम के रिस्पेक्ट में किस में चेंज आ रहा है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर में चेंज आ रहा है, ये टर्म ये बता रही है, सही है, ठीक है। तो अब इसी तरह से किस में चेंज आ रहा है, फर्स्ट पार्टिकल का मास m1 और इस हमने क्या ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड, क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है और सभी पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। तो dr1/dt प्लस m2 टाइम्स ऑफ dr2/dt, ओके। ये लास्ट में टर्म क्या है हमारे पास, mn/rn, सही है, प्लस mn बाहर drn/dt, ठीक है। मोशन में आने से इन सभी के अंदर क्या आया, चेंजेस आए, सही है। उसके बाद देखो dr/dt क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या किया हुआ तुमने, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, विद डायरेक्शन, तो पोजीशन वेक्टर ही हुआ ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर। सो m1v1 वेक्टर, मतलब dr1/dt को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 dr2/dt को क्या लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ठीक है। ऐसे ही mn जितने भी, मतलब 100 है तो 100th पार्टिकल होगा ये, अगर 200 पार्टिकल से मिलके बनी हुई है ये ऑब्जेक्ट तो कितना पार्टिकल होगा, लास्ट वाला 200th पार्टिकल होगा, ठीक है। drn/dt इज द वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल, जैसे अगर 100 पार्टिकल्स है तो वेलोसिटी ऑफ 100th पार्टिकल, ठीक है। अगर 50 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ 50th पार्टिकल, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होती है तो क्या होगा, बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो बॉडी की वेलोसिटी होगी तो हमने क्या ले रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उनमें भी क्या आएगा, चेंजेस, और पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में चेंजेस आने का मतलब है वेलोसिटी, यानी फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो फर्स्ट पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1, सेकेंड v2, थर्ड vn, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, VCON, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये m है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं और इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे, देखो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, 2 है तो 2 है, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज i वेरिएबल ले लिया, सही है। तो अगर i हम m के साथ ले रहे हैं तो i ही वेरिएबल किसके साथ आएगा, v के साथ, ये आ गई वेक्टर फॉर्म, ये कैपिटल M था विच इज़ द मास ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन सभी में एडिशन हो रही है, एडिशन हो रही है तो क्या सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, समेशन। अब समेशन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके n तक की वैल्यू उसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया किसका, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, कैसे कि फर्स्ट पार्टिकल का मास इंटू फर्स्ट की वेलोसिटी, सेकेंड का मास इंटू सेकेंड की वेलोसिटी, nth पार्टिकल का मास इंटू nth पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करते हैं, बॉडी के टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी है वो हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सपोज मोशन में आने से ना, अब बॉडी की वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। मोशन में आने से टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे शो करें, दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। तो m dv वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय dt, सपोज
हमने देखा कि मोशन में तो आ गई बॉडी, ठीक है, उससे वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, और वेलोसिटी भी टाइम के साथ क्या हो रही है, सभी पार्टिकल्स की और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज को किससे शो करेंगे, अगेन डेरिवेटिव से, ठीक है। तो m टाइम्स ऑफ dv/dt ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें देखो m1 कॉन्स्टेंट, d/dt चेंज किस में आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी में। तो m1 dv वेक्टर बाई dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाई dt, सही है। इसी तरह से लास्ट पार्टिकल पे पहुंच जाओ, mn dvn वेक्टर बाई dt, ठीक है, mn dvn वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। चलो अब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी बॉडी के मोशन में आने से वेलोसिटी पोजीशन में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आने से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ देखो m1 चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे क्या लिख दोगे, a1। m2 टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या लिख दोगे, एक्सेलरेशन इन सेकंड पार्टिकल। सिमिलरली mn एज इट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल, यानी जो लास्ट पार्टिकल होगा उसकी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया हमारा। स्टार्ट कहाँ से किया था, इसको स्टार्ट किया था हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूला से, और कुछ नहीं किया अभी तक, 2 टाइम्स डेरिवेट किया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो क्या आया, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ से अगेन क्या फॉर्मूला बनेगा, m से इसको डिवाइड कर दे, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, ये m इधर था ना, m से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखो m1, इसको अगेन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। अगेन 1 है तो यहाँ पे भी 1, 2 है तो 2, n है तो n, यानी अगेन हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज हमने i वेरिएबल ले लिया, तो m i कुछ भी ले सकते हो, i j के तुम्हारी मर्जी है। i तो a के साथ भी i लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम वेरिएबल है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, यानी i है तो i वेक्टर डिवाइडेड बाय m, इधर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, पूरे गिवन बॉडी का मास डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये देखो ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन तो क्या होता है, फोर्स। तो यानी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड एक्सेलरेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सो मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स। सो इट मीन्स this term represents the force acting on first particle. So what we are getting, m1a1 is force on first. Which force is this? This one is the external force. Internal force कभी भी हम नहीं लेंगे इसमें। internal force क्या रिजल्ट देती है, वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में लगती है, वो हमने लास्ट टाइम ही देखा था। तो जो फॉर्मूला आया था ना हमारा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसकी डेरिवेशन ध्यान से देखना, इसमें इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो गई थी, तो जो भी हमारे पास मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। What is m2a2? Mass of second particle, acceleration of second particle. It means it is external force acting on second particle. Similarly, mass of nth particle, acceleration of nth particle. So force acting on nth particle and this force is the external force acting on the second particle. ठीक है, अब ये क्या है देखो, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, m1 r1, r है इधर तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के r से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय मास। देखो मास तो तीनों में डिवाइड हो रहा है,
और कौन सा मास है ये, पूरी बॉडी का मास है, सही है। उसके बाद अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन, सही है। सो दिस वन इज द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन है ये, सिंपल एडिशन नहीं है। वेक्टर एडिशन ऑफ फर्स्ट फोर्स विथ सेकेंड विथ थर्ड एंड ऐसे करते करते nth फोर्स एक्टिंग ऑन दी nth पार्टिकल। तो इन सभी फोर्सेस को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, व्हाट आर वी विल गेट नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, बट वी विल गेट नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखी थी वो हमारी यहाँ से हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, ठीक है, कि नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स लगी थी उन सभी को ऐड कर देंगे हम, नेट फोर्स लग रही है, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रही है, पूरी बॉडी के मास पे, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का क्या लेना है हमें, एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लेते हैं ना, तो अगर मास फर्स्ट पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन भी फर्स्ट पार्टिकल का है ना, जितना मास लिया उसी में क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये बॉक्स है सपोज, इस पे फोर्स लग रही है सपोज 3 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल्स टू सॉरी इसका मास ले लेते हैं, मास है सपोज इसका 2 kg और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू m है ना, तो m इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2। तो यानी अगर ये बॉडी हम ले रहे हैं जिसका मास लेते हैं उसी का एक्सेलरेशन होता है ना। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना है, जितना बॉडी का पूरा मास है। तो जब बॉडी सेंटर ऑफ मास का मोशन देखते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना आ रहा है, जितना पूरी बॉडी का मास है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, ACOM। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है कि जैसे उसका खुद का मास कितना है, जितना पूरी बॉडी का मास है, और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। यानी पूरी बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स किस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। थैंक यू।